अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कोर्ट्स के बारे में कि कोर्ट्स में क्या कुछ होता है, ट्रायल कैसे होता है और पूरा प्रोसीजर क्या होता है कोर्ट में हियरिंग का। और हमने ये भी पढ़ा था कि कोर्ट में कौन कौन से अहम मेंबरान होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोसिक्यूटर आ जाता है, डिफेंस अटॉर्नी आ जाता है और जज। इस टॉपिक में हम देखेंगे रोल ऑफ जज। जज का क्या किरदार है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। दी मेजर पार्टिसिपेंट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ द जज। हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि सबसे अहम जो पोस्ट होती है या सबसे अहम जिम्मेदारी होती है वो जज की होती है, क्योंकि उसने फ़ैसला सुनाना होता है और पूरा केस जो है वो जज के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा होता है और जज के फ़ैसले पे डिपेंड करता है। अब जो जज होता है वो इससे बेसिकली पिछले स्टेज पे वो वकील रह चुका होता है। जज बनने के लिए ज़रूरी होता है कि वकील जो है ना उसने उसके पास हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो। वो हाई कोर्ट में एक फ़िक्स्ड साल होते हैं, वहाँ पे उतने साल जो है वो सर्विसेज अपनी दे चुका हो। उसके बाद वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उनके लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वो देता है और उसके बाद अगर वो पास कर जाते हैं वो एग्ज़ाम तो वो जज अपॉइंट होता है। बट हमें पता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस होता है वो मेन पर्सन होता है पूरी कोर्ट का और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर भी कंसिडर किया जाता है। अब जज ने क्या करना होता है जब ट्रायल का प्रोसीजर हो रहा होता है, यानी कोई भी इंसान जो है जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है कि इसने ये जुर्म किया, जब वो कोर्ट में पेश होता है तो वो मुल्ज़िम होता है, एक्यूज़ होता है। एक्यूज़ से कुलप्रिट तक या ऑफेंडर तक का सारा प्रोसीजर होता है, जिसमें किसी भी मुल्ज़िम को मुजरिम साबित किया जाता है, गवाहान सबूत वगैरह पेश करके प्रोसिक्यूटर और डिफेंस अटॉर्नी और ज्यूरी की कार्रवाई जो होती है। उसके बाद जज डिसाइड करता है कि क्या रिज़ल्ट होगा। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये ट्रायल कंसीडर होता है, इसको ट्रायल कहा जाता है। ट्रायल के दौरान जज ने क्या करना होता है, जज ने सबूत गवाह जो हैं उनको मॉनिटर करना होता है, उनकी जांच पड़ताल करनी होती है और जो गवाह वगैरह होते हैं उनसे जज ने भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होती है ताकि उससे अंदाज़ा हो जाए कि हकीकत क्या है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल द जज रूल्स ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंडक्ट। वो किसी भी मामले पे या किसी भी सबूत पे ये सवाल उठा सकता है कि इसकी असलियत क्या है या हकीकत क्या है। सेटल्स द क्वेश्चंस ऑफ द एविडेंसेस। जो भी सबूत वगैरह पेश किए जाते हैं उन पे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है और उसने यही देखना होता है कि सबूत जो हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, कोई रद्दोबदल नहीं की गई है सबूत में, या कोई दो नंबरी वाला काम तो नहीं किया गया। सेटल द क्वेश्चन ऑफ द एविडेंसेस एंड प्रोसीजर एंड गाइड द क्वेश्चन ऑफ द विटनेसेस। गवाह से जो भी सवाल पेश किए सवाल वगैरह पूछे जाते हैं ना, मुद्दई से, मुद्दा अलई से, इन सब से जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है उसको जज नोटिस करता है। कोई जहाँ पे भी जज को कोई कन्फ्यूजन हो रही होती है तो वो अपना सवाल पेश कर सकता है ज्यूरी के सामने, डिफेंस अटॉर्नी के सामने, प्रोसिक्यूटर के सामने। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है रियलिटी को जज करने के लिए। व्हेन अ ज्यूरी ट्रायल अकर्स द जज मस्ट इंस्ट्रक्ट ज्यूरी। अच्छा, जो ज्यूरी होती है ना, ज्यूरी मैंने बताया था कि दो से ज़्यादा जूनियर जज जो होते हैं वो जज से नीचे वाले बेंच में बैठे हुए होते हैं, वो जज को गाइड करते हैं किसी भी केस को लेके। जज उनको गाइड करता है ज्यूरी को, और ज्यूरी जो है ना वो जज को गाइड कर रही होती है। ये जज पर डिपेंड करता है कि वो ख़ुद से अपॉइंट कर ले अपने जूनियर जजेस को ताकि वो केस की हेयरिंग में उसकी हेल्प करें। तो जज जो है वो ज्यूरी को गाइड करता है कि कौन कौन से सबूत जो हैं वो उन पे गौर करना है, उन पे फोकस करना है, और कौन से सबूत या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको निगलेक्ट करना है। और ऐसा तब होता है कि जब भी किसी इंसान का केस शुरू होता है ना, यानी उस पर इल्ज़ाम वगैरह लग गया, उसका केस जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया, उसके बाद जो एफ़आईआर दर्ज होती है, जो विक्टिम की एफ़आईआर होगी और जो मुल्ज़िम का जो सारा केस होगा वो ऑलरेडी जज के पास पहुंच चुका होता है। जज के पास भी होता है, ज्यूरी के पास भी होता है। जज और ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस अटॉर्नी, ये चारों लोग जो है ना, ये और पुलिस डिपार्टमेंट, ये उस केस का अच्छी तरह जायज़ा लेते हैं। सारे ऊंच नीच जो है ना वो सब कुछ ख़ुद देखते हैं। उसके बाद जज जो है वो ज्यूरी को कहता है कि ये वाली जो बातें हैं उनको इग्नोर करना है, और ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैंशन करना है। When a jury trial occurs, the judge must instruct the jury members on which evidence can be examined and on which should be ignored. किन बातों का नोटिस लेना है और किन बातों को नज़रअंदाज करना है, ये जज डिसाइड करता है और ज्यूरी को गाइड भी करता है। The judge also formally charges the jury by instructing its members on what points of the law and evidence they must consider. अच्छा, हम ना जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं एक फॉर्मल केस डीलिंग हो रही है और एक इनफॉर्मल केस डीलिंग हो रही है। जब हम फॉर्मल केस की बात करेंगे ना, उसका मतलब होगा कि केस जो है वो अदालत तक पहुंच चुका है।
यानी मुकम्मल कानूनी कार्रवाई हो रही है। जो जो प्रोसीजर स्टेप्स आने थे ना, वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। मसलन पहले एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस डिपार्टमेंट के पास केस आया, उसके बाद प्रोसिक्यूटर, उसके बाद डिफेंस अटॉर्नी, और उसके बाद ज्यूरी, और उसके बाद जज। जब ये सारे 5-6 जो स्टेजेस हैं और ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब जब इन्वॉल्व होते हैं तो तब वो फार्मल केस की हेयरिंग हो रही होती है, वो फार्मल केस कंसिडर किया जाता है। अब दूसरी टर्म इनफॉर्मल ऐसे होगा कि पुलिस अगर सुलहनामा करवा देती है, सुलह करवा देती है दो फ्रीकैन के दरमियान, तो वो इनफॉर्मल केस होगा। अगर प्रोसिक्यूटर जो है वो और डिफेंस अटॉर्नी मिल के किसी भी मुलजिम से बात करते हैं, यानी जो आदि मुजरिम होते हैं ना, यहाँ पे उनकी बात हो रही है, पुलिस को भी पता होता है और प्रोसिक्यूटर डिफेंस अटॉर्नी को भी पता होता है और उस बंदे को भी पता होता है कि मैंने जुर्म किया है, मैं पकड़ा जा चुका हूँ, मुझे सज़ा तो हर हाल में मिलनी है। तो प्रोसिक्यूटर और डिफेंस अटॉर्नी उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम कोर्ट के झंझट में ना पड़ो, ताकि तुम्हें बार बार तारीख पे आना ना पड़े, हाज़िरी ना लगवानी पड़े, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सज़ा में कमी बेशी हो सकती है, तुम्हारी सज़ा में, हम सुलह करवा देते हैं या तावान भर देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। जब इस किस्म की केस की डीलिंग हो रही होगी, यानी केस अदालत तक नहीं पहुंचा होगा, ज्यूरी तक भी नहीं पहुंचा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट तक, उस मुजरिम तक, विक्टिम्स तक, और उसके बाद डिफेंस अटॉर्नी और प्रोसिक्यूटर, जब ये मिल के केस को सॉल्व करेंगे ना, तो तब वो इनफॉर्मल केस होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बात हो रही है द जज आल्सो फॉर्मली चार्जेस द ज्यूरी बाय इंस्ट्रक्टिंग। वही बात होगी कि जज जो है वो ज्यूरी को गाइड करता है कौन सी बात को मेंशन करना है, कौन सी बात को नज़रअंदाज करना है, एविडेंसेस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, और इस सारे प्रोसीजर के बाद जज डिसाइड करता है कि बंदा इनोसेंट है या वो गिल्टी है, वो मासूम है या उसने जुर्म किया हुआ है। फाइनली इफ़ द डिफेंडेंट इज़ फाउंड गिल्टी द जज डिसाइड्स ऑन द सेंटेंस। बिल आखिर अब यहाँ पे भी ना दो चांसेस आ जाते हैं कि अगर वो मासूम साबित हो गया है तो जिन लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया हुआ होता है उनको सज़ा मिलती है, और अगर उस पर जुर्म साबित हो गया है तो फिर जज फैसला सुनाएगा कि उसको किस किस्म की सज़ा मिलेगी। प्रिजन्स एंड करेक्शंस। अब जज ने फ़ैसला सुना दिया, हमने पहले पढ़ लिया। प्रिजन्स की सूरत में अगर जज ने कहा है कि उसको प्रिजन में भेजेंगे, तो इसका मतलब है कि जज ने कहा है कि उस मुजरिम को जेल में भेजा जाएगा। और अगर उसने कहा है कि इस मुजरिम में गुंजाइश है कि वो ख़ुद को बेहतर कर लेगा, वो जुर्म से रुक जाएगा, वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, तो फिर अदालत उसे करेक्शन के लिए भेज देती है, यानी इस्लाह के लिए भेज देती है। ऑफेंडर्स आर देन टर्न्ड ओवर टू द करेक्शनल अथॉरिटीज़। पहले हम करेक्शन को देख लेते हैं। जब जज ने बोला कि इसकी करेक्शन होगी, तो जो ऑफेंडर होता है, जो जुर्म करने वाला होता है, जो मुजरिम होता है, उसको करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता है। ये ऐसे इदारे होते हैं जहाँ इन मुजरिमों की रिहेबिलिटेशन होती है, उनकी इस्लाह होती है, उनको गाइड किया जाता है, उनकी रहनुमाई की जाती है। फ्राम द कोर्ट सिस्टम आफ्टर द एक्यूज्ड हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। ये कब होगा? जब मुलजिम पे जुर्म साबित हो चुका होगा, तब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। करेक्शन रेफर्स टू द सुपरविजन ऑफ पर्सन्स। करेक्शन उस इंसान की होती है, यानी हमें पता चल गया कि जिसने जुर्म किया उसकी करेक्शन होती है। फिर उस मुजरिम की सुपरविजन होती है, यानी उस पर निगरानी की जाती है, और ये भी देखा जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। अरेस्टेड फॉर, उस बंदे को अरेस्ट क्यों किया गया था। कन्विक्टेड ऑफ, उसने क्या जुर्म किया था। और सेंटेंस्ड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, और अपने मुजरिमाना आमाल के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए उसे क्या सज़ा मिली है, उसका क्या फ़ैसला हुआ है। ये बात हो गई। अब प्रीजन्स में उसे जेल में डाल दिया जाता है, उससे ये बता दिया जाता है कि तुम इतने साल कैद में रहोगे, कैद बामुशक्कत की सज़ा मिलेगी, तुम्हारी ये सज़ा होगी, किस दफ़ा के तहत तुम्हें कौन सी सज़ा मिलेगी, ये सब मेंशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस की। दो टाइप्स होती हैं, एक इंस्टीट्यूशनल करेक्शन और एक कम्युनिटी करेक्शन। इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस में ऐसे होता है कि उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेज दिया जाता है, यानी अगर कोई बंदा है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो अदालत चाहती है कि उसकी करेक्शन हो, तो अदालत उसे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देगी, या प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करने का बोलेगी, या किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का जो साइकियाट्रिस्ट होगा ना, उसके साथ उसकी वो करवाएगी, सेशंस वगैरह करवाएगी। जब वो डिपार्टमेंट कोई हायर करेगी ना, यानी कोई हॉस्पिटल कह दिया करेक्शन के तौर पे अदालत ने कि अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है, जिस्मानी बीमारी है उसे कोई, तो वो हॉस्पिटल रेफ़र कर देगी। तो जो हॉस्पिटल होगा वो एक इंस्टीट्यूट होगा करेक्शन के लिए। फिर अगर वो साइकियाट्रिस्ट या हॉस्पिटल में जाती है किसी मेंटल डॉक्टर के पास,
या साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करती है। तो जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होगा वो भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है ना, तो यहाँ पे फिर उसकी करेक्शन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी करेक्शन की। कम्युनिटी हम कहते हैं किसी भी सोशल लाइफ को जब माशरे में लोगों को इस्लाह के लिए भेजा जाए तो वो होगी कम्युनिटी करेक्शन। कम्युनिटी करेक्शन में ऐसे होता है कि किसी भी बंदे को, उस मुजरिम को सोसाइटी में भेज दिया जाता है। उसे ये कहा जाता है कि हम तुम पे निगरानी करेंगे, तुमने कोई गलत काम नहीं करना, अगर तुमने गलत काम किया तो हम फ़ौरन तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर तुम्हारा केस जो है वो वहीं से शुरू किया गया था, वहीं से शुरू होगा जहाँ पे पहले ख़त्म हुआ था। और अगर बिलफ़र्ज़ उस मुजरिम ने सोसाइटी में आने के बाद कोई दोबारा जुर्म किया है या कर देता है तो डबल सज़ा मिलेगी उसको, पिछले जुर्म की भी और इस जुर्म की भी। अब इसको रीड कर लेते हैं। द सुपरविजन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स इन द रेजिडेंट पॉपुलेशन एज अपोज टू कन्फाइनिंग ऑफेंडर्स एंड सिक्योर करेक्शनल फैसिलिटीज़। वही कि उसको इस्लाह के लिए कौन कौन सी जगह पर भेजना है ये जज डिसाइड करता है। अब ना जो कम्युनिटी करेक्शन है इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्रोबेशन एंड पैरोल। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं करेक्शन क्या होती है। अब ब्रांच ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंसर्न विद द कस्टडी। करेक्शन में ऐसे होता है कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक ब्रांच है, एक शाख है, जिसमें सबसे पहले उस मुलजिम की कस्टडी की जाती है, उसे हिरासत में लिया जाता है, सुपरविजन, फिर उसकी निगरानी की जाती है, एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स। और अगर उसमें इस्लाह की कोई गुंजाइश है तो फिर उसको तरबियती इदारों में या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेज दिया जाता है। करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ अ सिस्टम। अब करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी? ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुताला किया जाता है जेलों का और प्रिजन्स का, कैद खानों का, एंड अदर इंस्टीट्यूशन, उन बाकी इदारों का भी जो किसी भी मुजरिम की कस्टडी, उसके इलाज, उसकी इस्लाह के साथ मुंसलिक होते हैं। ये होता है करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।